हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधि नर्सिंग। दिस इज निधि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर एंड रिलीजन कंसीडरेशन इन चाइल्ड केयर। मीन्स रिलीजन और कल्चर का कैसे कंसीडर करते हुए एक चाइल्ड केयर प्रोवाइड कराई जाती है। इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चर। कल्चर इट कैरेक्टराइज द वैल्यू एंड बिलीव्स, नॉर्म्स, pattern and practice that are learned, shared and transmitted from one generation to another among a group of people. कल्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप के कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं कि लोग अपने कल्चर में कैसे किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट क्या है, उनका जो एक तरह से वे ऑफ लिविंग है वो किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में डिफरेंट होती हैं। तो इन्हीं से कल्चर जो होता है रिप्रेजेंट होता है कि ये जो पर्सन है ये इस कल्चर का है, और ये जो कल्चर है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, या जो लोग अपना ग्रुप बनाते हैं उसमें लोग एक दूसरे से अपने कल्चर को ट्रांसफर करते हैं, अपने कल्चर के बारे में बातें करते हैं, जिससे जो लोग होते हैं एक दूसरे कल्चर से अवेयर होते हैं। नेक्स्ट है कल्चर्स एंड को कल्चर्स contribute to the uniqueness of children in such a subtle way and at such an earlier age that children grow up believing that their beliefs, attitudes, values and practice are correct or normal ones. कल्चर और को कल्चर। कल्चर तो पता चल गया क्या होता है। को कल्चर किन के बीच में होता है? जो बड़ी सोसाइटी होती है उसमें छोटे छोटे से जो ग्रुप बने होते हैं उनके बीच में, वो जो ग्रुप होता है उनमें लोग आपस में अपने जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर होते हैं जो वो एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, जो अपने उनके वैल्यूज होती है, उनके जो बिलीव्स होते हैं वो किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्या उनके अपने रूल्स होते हैं, और क्या उनके जो वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, और जो भी वो फेस्टिवल मनाते हैं, इन सब से पता चलता है कि जो पर्सन है इस कल्चर का है। और ये जो कल्चर में जितनी भी उनकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जब भी एक चाइल्ड का बॉर्न होता है तो वहाँ से बॉर्न से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और ऐसे ही जैसे जैसे जो उनके यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उसी अपने कल्चर को फॉलो करते हुए बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रिलीजन की। इट इज अ पर्टिकुलर एंड कल्चरली इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन में क्या करते हैं? रिलीजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो ह्यूमन होता है वो अपनी स्पिरिचुअलिटी किस तरह से अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, यानी कि अपने रिलीजन में वो अपनी जो स्पिरिचुअलिटी होती है किस तरीके से शो करता है। डिफरेंट तरीके होते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो करने के। कुछ लोग जो उनके कल्चर में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, जो कुछ ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, या कुछ वो ऐसे कुछ लोग मेडिटेशन करके अपनी जो भी स्पिरिचुअलिटी होती है उसको शो करते हैं। तो अपना अपना डिफरेंट वे होता है अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो करने का। Children and teens who are supported in their spiritual expression can develop a foundation for understanding social relationship, making lifestyle decision and demonstrating resilience. किसी भी कल्चर के अगर हम वहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं वो लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने कल्चर को सपोर्ट करते हैं। अपने कल्चर को बहुत ही स्ट्रांगली उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है सारी वो चीज़ें फॉलो करते हैं, या उन्हें कैसे दूसरों से रिलेशन रखना है, कैसे उनकी जो लाइफस्टाइल की जो डिसीज़न होते हैं उन्हें अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी है, वो उनके उनके कल्चर के अकॉर्डिंग अपने जो लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी है, और अपनी जो जहाँ पे वो रह रहे होते हैं तो वो सेफ फील करते हैं जब अपने वो कल्चर्स के बीच में रह रहे होते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ उनके कल्चर में हो रही होती है वो सारी वो चीज़ें फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिससे जो कल्चर होता है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है इंडिया इज कंपोज
of a diverse population with assorted religious, political, and cultural views on child rearing practice. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी वैल्यूज होती है, वो क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं, ये सारी चीजें हमें अपने इंडिया में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, विद सो मेनी डिफरेंसेस अमंग इंडियंस, it is impossible to ascribe a unified set of customs and belief about child rearing to the entire country. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो फैमिली है या जो ग्रुप इंडिया में है या जो सारे कल्चर हैं या जितनी भी फैमिलीज हैं उनके सेम कस्टम हैं, सेम फेस्टिवल हैं, सेम उनके बिलीफ्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जो भी जितनी भी पूरी कंट्री में जितनी भी कल्चर्स या जितनी भी फैमिलीज हैं। In Indian society, culture and religious values are passed from one generation to next to promote them with the belief that they are good and safe for our lives and assist our existence. हमारी इंडियन सोसाइटी में जितने भी जो कल्चर्स या रिलीजन होते हैं उनके अपने बिलीव्स होते हैं, उनकी अपनी वैल्यूज होती हैं जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। और जो वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्कुल चीज़ें फॉलो करते हैं और प्रमोट करते हैं। जो जो एक्टिविटीज़ उनके कल्चर में होती है कैसे प्रमोट करते हैं, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या जो भी उनके ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और वो अपने कल्चर में ये चीज़ें रिप्रेजेंट करते दूसरों के सामने कि हमारा कल्चर पूरी तरह से सेफ है, किसी को कोई हार्म नहीं होता जब भी हम कोई चीज़ें अपनी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, कल्चर एंड रिलीजन affect all over action starting from the birth of a child throughout her life till death. So the care of child is highly dependent and influenced by them. कल्चर और जो रिलीजन होता है वो उसका एक्शन हमें कब से देखने को मिलता है, जब एक बेबी का जब बॉर्न होता है तब से जो कल्चर में जो चीजें होती हैं उसके साथ अप्लाई करी जाती हैं। तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है सारी वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही उनके साथ सारी चीजें उनको फॉलो कराई जाती हैं। और जब वो अपने कल्चर को समझने लगते हैं तो वो खुद भी वो चीजें फॉलो करने लगते हैं और ये पूरा उनकी लॉन्ग लाइफ तक बिल्कुल चलता है और उनके डेथ तक ये सारी चीजें फॉलो होती हैं जो उनके कल्चर में होती है। और जो भी बच्चों की जो केयर होती है वो हाईली डिपेंडेंट होती है उनके कल्चर और उनके रिलीजन में। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस अफेक्टिंग चाइल्ड केयर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे कि जब एक चाइल्ड को केयर दी जाती है तो उसका कल्चर और उनका जो कुछ ऐसे कल्चर और रिलीजन में बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें करी जाती हैं जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, जैसे जैसे बच्चों का ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इसमें है क्या। चाइल्ड केयर इन इंडिया शेप्ड by culture and religious value of land, generational wisdom and life experiences. चाइल्ड केयर, जब हमारे इंडिया में जो चाइल्ड केयर दी जाती है बच्चों को वो उनके कल्चर और रिलीजियस के अकॉर्डिंग दी जाती है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, या जो घर में जो फैमिली में जो बड़े होते हैं या जो भी जिनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है उनके थ्रू उन्हें ज़्यादा अपने कल्चर और रिलीजन का पता होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को केयर दी जाती है। The goal of parenting is comprehensive development of children and it integrates the cognitive, emotional and spiritual component of an individual's growth. जब जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स का एक मेन गोल क्या होता है कि अपने बच्चे को वो हर फील्ड में उनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो पाए और ग्रोथ हो पाए, चाहे वो कॉग्निटिव फील्ड में हो, चाहे इमोशनल में हो, चाहे इमोशंस में हो उनके इमोशंस, चाहे वो स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी में उनका डेवलपमेंट हो, उनका डेवलपमेंट हर तरीके से प्रॉपर होना चाहिए। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक बच्चे की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए। पर आज के टाइम में पेरेंट्स का मेन गोल होता है बच्चे की फिजिकल ग्रोथ में और एकेडमिक ग्रोथ में, इन सब चीज़ों में उनका ध्यान नहीं जाता, जिससे बच्चे बच्चे में कई बार क्या है कि उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो फ्रैंकली तरीके से अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाते हैं। Some good child care practice followed in certain culture and religious groups are, पर कुछ कल्चर और रिलीजन में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करी जाती हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एन इंडियन मदर, नो मैटर हाउ मॉडर्न और लिबरेट वुमेन शी इज, would do everything to be with her child for a substantial provide after its birth. No mother is willing to leave her teeny one in a creche or with the babysitter too soon. इंडियन मदर जो होती है, ये मैटर नहीं करता है मदर जो है कितनी मॉडर्न है या कितनी एजुकेटेड है या कितनी इंडिपेंडेंट है। हर मदर अपने बच्चे की केयर खुद करना चाहती है। वो अपने बच्चे को बिल्कुल एग्री नहीं करती कि अपने वो जॉब की वजह से या अपने वर्क की वजह से वो अपने बच्चे को क्रैश में भेजे या बेबी सीटर में भेजे। वो अपने बच्चे की केयर खुद ही करना चाहती है। The parents-child bond is established by such child rearing practice as breastfeeding that provide not only nourishment to the baby but also allows increasing physical contact between the mother and child. एक पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं जो इनकरेज करना चाहिए जिन चीज़ों के लिए, जैसे जब एक बेबी का बॉर्न होता है तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग केवल एक बच्चे के लिए नरिशमेंट का काम नहीं करती है, वो एक मदर और बेबी के बीच में उससे बॉन्ड भी बनता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए। Next, cuddling adds physical contact between the mother and the child and also provide a sense of security for the child. The strong emotional bond established between Indians parent and child during earlier childhood is said to be lifelong. Cuddling means होता है बच्चे को प्यार से गले लगाना। जब जो पेरेंट्स होते हैं या जो मदर होती है, जब वो अपने बच्चे को बहुत प्यार से जब उन्हें गले लगाती है तो एक बच्चे और मदर के एक बच्चे को फिजिकल कांटेक्ट जब उन्हें फील होता है बच्चे को, तो एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है मदर और बेबी के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी जैसे ही बेबी का बॉन्ड होता है, बेबी को सेफ फील होता है, अपने आप बेबी के अंदर कुछ सेंस डेवलप होने लगते हैं। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग ऑयल मसाज बिफोर बाथिंग द बेबी हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग बॉन्ड सर्कुलेशन एंड स्ट्रेंथ द मसल ऑफ द बेबी। बहुत पहले से ही बेबी जो ऑयल मसाज होती है उसके लिए प्रेफर किया जाता है कि ऑयल मसाज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका जो प्रॉपर उनकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है और जो उनकी मसल स्ट्रेंथ होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो ऑयल मसाज बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ माल प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग चाइल्ड केयर। अब कुछ ये माल प्रैक्टिस हैं जो कि अपने रिलीजन और कल्चर में लोग फॉलो करते हैं, जो बेबी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती उनकी हेल्थ के लिए। तो वही सब जानेंगे कि कुछ ऐसी माल प्रैक्टिस के बारे में जो आज भी लोग अपने कल्चर और रिलीजन में जो चीज़ें फॉलो करते हैं। इन सम कल्चर्स एंड रिलीजन्स consumption of regular diet by the postnatal mother is discouraged, which negatively influence the health of mother and newborn. कई बार क्या होता है कि जब आफ्टर डिलीवरी मदर की उतनी केयर नहीं करी जाती है जितनी होनी चाहिए, उनको प्रॉपर डाइट नहीं दी जाती है, जिसका बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है मदर की हेल्थ में और बेबी की हेल्थ में।
जबकि जितनी केयर मदर को पहले दी जाती है बिफोर डिलीवरी, उतनी ही केयर उन्हें आफ्टर डिलीवरी भी दी जानी चाहिए, जिससे मदर की जो हेल्थ है वो प्रॉपर अच्छी तरह से रहे। जो बेबी की अगर मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी तो बेबी की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। फीडिंग कोलेस्ट्रम टू द न्यू बॉर्न इज डिस्करेज्ड विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड माल न्यूट्रिशन। कोलेस्ट्रम जो है, जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पर कुछ कल्चर्स में क्या किया जाता है, जो ये फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है इसके बच्चे को नहीं दिया जाता और ये फेंक दिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चों को इससे इन्फेक्शन हो जाता है या वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जन्म घुट्टी इज गिवन टू द न्यूबॉर्न दैट मे कंटेन हनी। हनी शुड नॉट बी गिवन टू इन्फेंट एज इट मे लीड टू फूड पॉइजनिंग। जन्म घुट्टी, काफी सारे लोग का ये मानना है, जैसे बच्चे का बॉर्न होता है थोड़े टाइम बाद उनको जन्म घुट्टी दी जाती है, जिससे उनका जो स्टमक होता है वो सही रहता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें हनी होता है। हनी कई बार क्या करता है, फूड पॉइजनिंग बच्चों में, फूड हनी से क्या होता है, बच्चों में कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसलिए जन्म घुट्टी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी उन्हें स्टमक की या किसी भी एब्डोमिनल कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, और तुरंत आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें। Next, cow dung is applied on the umbilical and also a stump, which may lead to omphalitis, hinders the process of drying of the umbilical cord. काउ डंग मीन्स जो काउ की फीसेस होती है उसे हम काउ डंग बोलते हैं। तो जो बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, कई बार लोग उसमें अप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि जो उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ड्राई हो जाए और अपने आप हट जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है, जो काउ की फीसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चे की नाभि में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे उनको कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। जो नाभि का इन्फेक्शन होता है उसे हम ओम्फलाइटिस कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो अपने आप ड्राई होकर अपने आप हट जाती है। बस ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। ड्यूरिंग postnatal period, mother and newborns are kept together, and this increases the risk of hypoglycemia, hypothermia, and poor mother-child bonding. ड्यूरिंग पोस्ट निटल यानी कि आफ्टर डिलीवरी मदर और न्यू बॉर्न को सेपरेट कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ नहीं रखा जाता। अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसीज है या बेबी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई बार बेबी प्रीमेच्योर होते तो कुछ टाइम तक मदर और बेबी को दूर रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो एक सिचुएशन अलग होती है, क्योंकि उस टाइम जो बेबी होता है वो डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन में होता है, जिससे बेबी की हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने कल्चर में ये चीज़ें मानते हैं, उनके बिलीफ्स अपने बिलीफ्स होते हैं कि अभी मदर और बेबी को अभी पास में नहीं रखना है, जिससे कई बार क्या होता है, बेबी कई सारी प्रॉब्लम से सफ़र करता है। जैसे उनके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, और जो मदर और चाइल्ड के बीच में जो एक बॉन्ड बनना चाहिए वो प्रॉपर बॉन्ड भी नहीं बन पाता है। Next, a kajal is applied in this eyes of newborns and children to improve eyesight, but this is a myth and may even lead to eye infection. कई लोग क्या करते हैं कि काजल बच्चों की आंखों में लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके आंखों में काजल लगाने लगते हैं लोग। तो कई बार क्या होता है, काजल लगाने से बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक मिथ है कि काजल लगाने से आईसाइट बच्चों की बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कोशिश करनी चाहिए लोगों को अपने कल्चर में कि काजल मत लगाएं। कई बार बच्चों की आंखों में हो जाती है प्रॉब्लम इससे। नेक्स्ट, कंजप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड is discouraged like non-vegetarian food, which may put the child at risk of deficiency of high quality protein. कुछ कल्चर्स में जैसे होता है, कुछ अपने बच्चों को नॉनवेज नहीं, क्योंकि उनके कल्चर में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए भी बच्चों को नहीं खाने देते हैं।
जबकि जो नॉनवेज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर उनको अगर हम नॉनवेज नहीं दे रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें उनके खाने में ऐड करनी चाहिए जो हाई रिच प्रोटीन हो, जिनमें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो और बच्चे की वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो पाए। In some religions, adolescent girls have to keep their body full covered with clothes, which can increase the risk of vitamin D deficiency in them due to lack of exposure to sunlight. काफी सारे रिलीजन में क्या होता है कि जो एडोलसेंट जो गर्ल होती है उनको अपनी बॉडी कवर करने के लिए बोला जाता है, जिससे कई बार क्या होता है उनको प्रॉपर सनलाइट उनकी बॉडी को नहीं मिल पाती और उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, इन इंडियन कल्चर मदर ऑफ्टन टेक ऑन द मेन रोल ऑफ बोथ डिसिप्लिनरी एंड नर्चर। दैट इज नॉट टू से दैट फादर डू नॉट पार्टिसिपेट इन देयर चिल्ड्रंस लाइव्स। They generally do, but as more of a background player, this may increase chance of child abuse by father and lack of bond between father and children. अपने मोस्टली आपने देखा होगा अपने इंडियन कल्चर में कई बार जो चिल्ड्रन होते हैं, जो उनके घर में जो बच्चे होते हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर पर होती है। जो फादर का केवल एक बैकग्राउंड रोल होता है और वो बच्चे की जो डेली उनकी एक्टिविटीज है या जो भी वो कर रहे हैं उसमें फादर का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कई बार इससे क्या होता है कि जो फादर और बच्चों के बीच में जो एक बॉन्ड बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। Many Indian parents prefer male children over female. It is seen that male and female children are often treated differently. With girls regarded as a less valuable, some families, people in many cultures do not feed girl child adequately and are neither interested in educating them. आज भी काफ़ी सारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि जो बॉय होते हैं उनको ज़्यादा हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है, गर्ल्स को इतनी नहीं दी जाती है। चाहे वो आप एजुकेशन में ले लो, चाहे उनकी जो भी हम फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन गर्ल्स को नहीं प्रोवाइड कराया जाता जो उनकी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। और कई कल्चर्स में क्या होता है, गर्ल्स को प्रॉपर फीड भी नहीं कराया जाता है, जिससे उनको कई सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। Overprotecting parents, Indian parenting inhibits personality development and assertiveness in children. कई बार जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चों के साथ में, जिससे उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बच्चों का नहीं हो पाता। वो दूसरों से बात करने के लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से भी बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनके मन में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव जो पेरेंट्स होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो एक बच्चे को होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, केयर प्रोवाइड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनके थ्रू कैसे केयर प्रोवाइड एक बच्चे को करी जाती है, उनके जो भी रिलीजन है या जो भी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे केयर प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हम जानेंगे। They provide care to children according to the hospital policy and protocol, but due consideration should be given to the beliefs, values, and norms followed by the family members of the child. जब कोई जो चिल्ड्रन होता है, जब कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनको उस टाइम जो केयर प्रोवाइड कराई जाती है उनको हॉस्पिटल की जो पॉलिसी होती है, उनके जो रूल्स होते हैं, जो वहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको केयर प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन जो उनके हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं तो उनको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं या क्या उनके बिलीव्स हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, क्या वो रूल फॉलो कर रहे हैं, उनकी डेली रूटीन जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरह की है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रख के हमें उनको केयर, जो बच्चे होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करानी चाहिए। कैसे, कभी कभी क्या होता है जैसे हम जो बच्चों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई नॉनवेज नहीं खाता है
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ऐसी डाइट दें कि उनके न्यूट्रिशन को कंप्लीट करे और जो उनके कल्चर में खाई जाती हो। नेक्स्ट है, अ नर्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कल्चर्स एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। नर्स जो नर्सेज होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए जो भी ये समझने की कि उनके की जो चिल्ड्रन है वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके क्या रिलीजन है, क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, वो उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो वहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं हॉस्पिटलाइज होते हैं और उनकी फैमिली से मिलकर ये सारी चीज़ें जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनको सारी चीज़ों की नर्स को नॉलेज हो जाती है कि ये इनका कल्चर क्या है, इनका रिलीजन क्या है। नेक्स्ट है, नर्स शुड promote holistic nursing care of children through an integration of physical, spiritual, psychosocial aspects. नर्स को नर्स जब एक बच्चे को केयर प्रोवाइड करा रही होती है तो उनका जो नर्सेज होती है उनका फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि केवल जो पेशेंट को जो बीमारी है वो ठीक करना है, उनकी फिजिकल हेल्थ को ठीक करना है, सिर्फ उनका ये गोल नहीं होना चाहिए, उनको पूरी होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करानी चाहिए जिसमें उनके साइको सोशल हेल्थ को भी ध्यान देना चाहिए, उनका फिजिकली वो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है उनकी बॉडी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसमें भी ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअल कुछ ऐसे उनके साथ वो चीज़ें एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको इंकरेज कर सकते जो उनके कल्चर में हो रही होती हैं। इससे जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल में उनको जो भी जब हॉस्पिटलाइज होता है तो उनको स्ट्रेस नहीं फील होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, मीटिंग द स्पिरिचुअल द नीड्स ऑफ बोथ द चाइल्ड एंड द फैमिली कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रमोट कनेक्शन बिटवीन द फैमिली एंड द नर्स। नर्स को नर्स जब भी फैमिली से मिलती है तो उनको उनके कल्चर और रिलीजन के बारे में पता चलता है कि वो कौन से स्पिरिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। इससे जो भी वो नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा रही होती है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और फैमिली और नर्स के बीच में एक कनेक्शन बनता है जिससे जो भी फैमिली के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं अगर उनके मन में कोई प्रॉब्लम या कोई किसी फियर आता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या जो वहाँ पे जो बच्चे एडमिट होते हैं उनके मन में कोई फियर आता है तो वो फ्रैंकली नर्स से अपनी सारी बातें कह सकते हैं। By having a therapeutic nurse-patient relationship, after exploring appropriately about the culture and religious belief of of a child families, जब नर्स और पेशेंट के बीच में थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बन जाता है तो उससे नर्स को उनके कल्चर और रिलीजन के बारे में नॉलेज होती है और वो उसी के अकॉर्डिंग उनको केयर प्रोवाइड कराती है। उनकी जो भी वो डाइट डिसाइड करते हैं वो उन्हीं के कल्चर और रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो भी वो चीज़ें कर सकते हैं जो भी पेशेंट को जो भी वो कल्चर के अकॉर्डिंग अपना जो भी एक ट्रेडिशन फॉलो करने का अपना एक तरीका होता है जो भी जिस तरह से वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो कर रहे होते हैं या कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं अपने चीज़ों को, तो अगर पॉसिबल हो तो नर्स उनके लिए ज़रूर इंकरेज करती है कि हाँ आप ये चीज़ें कर सकते हो और आपकी हेल्थ के लिए अच्छी जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, द नर्स शुड analyze which all physical activities are harmful for the health of the child and negatively affect the holistic development of child and should counsel the child and the family members about good practice without hurting the belief and the child and family members in a non-judgmental manner। जब एक नर्स पेशेंट को जब केयर प्रोवाइड करा रही होती है तो उसे ये भी चीज़ें ध्यान देना चाहिए जो भी बच्चे के साथ जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके कल्चर या उनके रिलीजन में वो बच्चे ऐसा तो नहीं है बच्चे की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, अगर जो और बच्चे की हेल्थ में एक निगेटिव इफेक्ट डाल रही हो या उनके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो वो प्रॉपर तरीके से ना हो, जो भी उनकी चीज़ें कल्चर में फॉलो हो रही हैं तो ये सब चीज़ों को भी उन्हें एनालाइज करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उन्हें फैमिली से प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें उन्हें काउंसलिंग करना चाहिए उनके साथ में कि आपके कल्चर में जो ये चीज़ें हो रही हैं ये गलत है, ये बच्चों की हेल्थ के लिए नहीं अच्छी है और इस तरह से उन्हें जो भी आप मैसेज या जो भी उनको एजुकेशन आप कन्वे कर रहे हो, जो भी आप उनके साथ टॉक कर रहे हो तो उससे और इस तरह से इस वे में उनको ये चीज़ें बतानी है जिससे कि उनके कल्चर और जो उनके बिलीव्स हों या जो उनके नॉर्म्स होते हैं उनको हर्ट ना हो और उन्हें
हमारी जो नर्स की जो बातें हैं वो समझ में आ जाए कि हाँ, ये जो हमारे कल्चर में जो चीज़ें हैं हो सकता है कई बार बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो ऐसे डिस्कस हम फैमिली से कर सकते हैं, या उनको ये भी बता सकते हैं कि आपके कल्चर में जो ये चीज़ें हो रही हैं बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।